चलो बेटा, तो हेडिंग डालो आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ये एक्चुअली देखो, जैसे हम लोग फिजिकल पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, राइट, जिसमें आप मोल समझते हो, धीरे धीरे मोलारिटी में। तो वो डेजिग्नेटेड कोई चैप्टर नहीं, जस्ट बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। वैसे ही अभी जो सीरीज चल रही है ऑर्गेनिक की, ये बेसिक्स है। नॉमेनक्लेचर हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, इट इज नॉट अ डेजिग्नेटेड चैप्टर। ये हर चैप्टर का फर्स्ट 10% पार्ट है नॉमेनक्लेचर, अगला 10% आइसोमेरिज्म है, अगला 10% से लेके 20% तक का कंटेंट ये डिलीवर करने जा रहा हूँ। ये हर चैप्टर के 30 to 40% पार्ट है, चाहे ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर उठा लो। इसलिए अगर इनमें आप अच्छा मास्टरी करोगे तो हर चैप्टर का 30 to 40% का डेवलपमेंट अभी हो जाएगा। जब हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो बाकी के बचे हुए 50-60% चीजें तब खत्म कर लेंगे, है ना। और सबसे ज्यादा आता है ये एग्जामिनेशन में। ओके, इसलिए क्योंकि हर चैप्टर का पार्ट है, तो क्या लेगा, तो ये सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, राइट। अब हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे इफेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से अराइज होते हैं। कैसा डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन का किस तरह का होता है, कितने डिफरेंट तरीके हैं, वो सब हम इसके अंदर सीखेंगे। एक एक करके इनका नाम हम पहले लिख लेते हैं। क्या नाम है, सबसे पहला नाम है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। मॉड्यूल कोई लेके आया ऑर्गेनिक का, मेरे को देना एक बारी। इंडक्टिव, इसके बाद चलेंगे हम लोग बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अच्छे से समझना है सभी को। इसके बाद हम समझेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। एक रोड मैप बना लो आप। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, राइट। इसके बाद इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरोमेटिसिटी। एंड फिर कुछ एग्जांपल देखेंगे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIR के, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, STERIC, स्टेरिक इनहिबिशन। इसके बाद ये सारे इफेक्ट्स हैं, अब इनका एप्लीकेशन करके ये जब चीजें खत्म हो जाएंगी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे ऑर्गेनिक एसिड एंड ऑर्गेनिक बेसिस क्या होते हैं। एंड उसके बाद ये जब पूरा कंटेंट डिलीवर हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बेनायन क्या है, रेडिकल्स। और जब ये तीनों चीजें खत्म हो जाएंगी तब आप कोर रिएक्शंस पढ़ना शुरू करोगे हाइड्रोकार्बन के, या किसी भी चैप्टर के कोर रिएक्शन। इज दैट क्लियर। तो ये अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट है। तो चलो एक एक करके हम देखते हैं इनमें इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। पहला हेडिंग डालो, फ्लो नोट कर लिया सभी ने।
चलो बच्चों स्टार्ट करें। पहले लिखिए इंडक्टिव इफेक्ट। ये सारे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है ना, मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर पहले दिखाता हूं कि क्या होता है। So when I'm talking about inductive effect, it arises due to the difference in electronegativity. तो हम एक कार्बन की चेन ले लेते हैं, CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH2 एंड यहाँ बगल में फ्लोरीन ले लिया। ये जो चेन है पूरी और यहाँ जो फ्लोरीन लगा हुआ है, तो अगर ये फ्लोरीन नहीं लगा रहता तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लगभग एक जैसा रहता। फ्लोरीन लग जाने के वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ फ्लोरीन खींच रहा है। क्यों खींच रहा है? ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कितनी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 4 होती है पॉलिंग स्केल पे, तो ये खींच रहा है। अच्छा, जब खींचेगा 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 तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। ये सुनो भाई, अपने इलेक्ट्रॉन को तो रखा ही है, बगल वाले इलेक्ट्रॉन को भी खींच ले रहा है, तो उस पे चार्ज कैसा आएगा? पार्शियल नेगेटिव। और इस बगल वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा, ये कार्बन फ्लोरीन के साथ जुड़ा होने के वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने बगल वाले नेबरिंग कार्बन से तो थोड़ी बेटर होगी, क्योंकि किसी एटम से अगर आप इलेक्ट्रॉन कम करते जाओ, चाहे पार्शियली ही कम करो, तो उसका Z स्टार तो बढ़ेगा ना, क्योंकि Z स्टार यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? Z माइनस सिग्मा। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन उससे हटाते जाओगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी उसकी थोड़ी और एलिवेट हो जाएगी, तो इसकी इससे थोड़ी बेटर होगी, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अच्छा, जितना स्ट्रांगली फ्लोरीन खींच रहा है उतना स्ट्रांग खींचेगा क्या? नहीं, थोड़ा कम खींचेगा। इसलिए यहाँ पे जो चार्ज डेवलप होगा दैट विल बी पार्शियल ऑफ पार्शियल। डबल डेल्टा का मतलब ज्यादा चार्ज नहीं होता है, कम का भी और कम, पार्शियल ऑफ पार्शियल चार्ज। तो फिर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ेगी तो ये बगल वाले का, तो दिस इज पार्शियल ऑफ पार्शियल ऑफ पार्शियल। समझ में आया? और कितने लोग कह रहे हैं इसके बाद सर 3 4 5 तक जाते जाते डेड हो जाएगा? ये सुनो, यही जो इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन है या डिस्प्लेसमेंट है अलोंग सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टर्म्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। अगला सवाल आता है, कितने तरह का होता है? 2 तरह का इंडक्टिव इफेक्ट होता है, प्लस आई एंड माइनस आई। प्लस आई एंड माइनस आई में माइनस आई का मतलब क्या है? अगर जो ग्रुप ऑफ एटम या एटम कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो अपने ऊपर कैसा चार्ज डेवलप करेगा? माइनस। उसको बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। अगर वो इस चेन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, खोगे ऐसा भी हो सकता है क्या? चेन को इलेक्ट्रॉन कोई दे भी सकता है क्या? दे सकता है, बिल्कुल। देखो, अगर तुमने CH3 CH2 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 OH लगाया तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इनसे ज्यादा होती, तो ये खींचते हैं, तो ये कैसा है? माइनस आई। लेकिन कितने लोग ये कह रहे हैं कि अगर सर इसका आप प्रोटॉन निकाल दो, प्रोटॉन निकालने का तरीका है ना हमारे पास, बहुत सारे तरीके हैं भाई, मैं सोडियम डाल दूंगा। सोडियम एक्टिव मेटल होता है, जैसे सोडियम वाटर का H प्लस हटा करके H2 बनाता है, वैसे इसका H प्लस हटा के H2 बना देगा। सोडियम इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब ये O माइनस बन जाएगा। अब O माइनस बन गया तो बताओ ऑक्सीजन एंड O माइनस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन की या O माइनस की? ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने से उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी सब्सटैंशियली डिप कर गई। डिप कर जाने की वजह से तो ये तो उल्टा देना शुरू कर देगा। बोलो, अगर ये देगा तो इस पे चार्ज कैसा आएगा? पार्शियल नेगेटिव। तो फिर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी तुलना में कम है, तो ये खींच रहा होगा हल्का, तो ये पार्शियल ऑफ पार्शियल नेगेटिव। अब ये कैसा इफेक्ट हो गया? प्लस आई। जब ये इलेक्ट्रॉन चेन को दे तो प्लस आई इफेक्ट, उससे खींचे तो माइनस आई इफेक्ट। लिखना शुरू करो, लिखो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में।
देखो, द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड और द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, या सिग्मा बॉन्ड नहीं बल्कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन लिखो, द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा इलेक्ट्रॉन और द drift of sigma electron due to the difference in electronegativity is termed as inductive effect. Inductive effect. It is a permanent effect. परमानेंट इफेक्ट। क्यों परमानेंट बोल रहे हैं? परमानेंट इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन इस पूरे मॉलिक्यूल का पार्ट है, और जब तक ये मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन है, तब तक ये खिंचता रहेगा, फ्लोरीन यहां से निकलने वाला नहीं। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। लिख लिया? अगला लिखो, इट इज ऑफ टू टाइप, -I and +I. It is of two type, -I and +I. पॉइंट लिखो, -I किसे बोलते हैं? -I देखो, when an atom or group of atom withdraw, मतलब खींचना जिसको बोलते हैं। विड्रॉ करने का मतलब क्या होता है? खींचना। when an atom or group of atom withdraw the electron from the chain of the carbon, when an atom or group of atom withdraw what? Electron from the chain of carbon, it will be termed as -I effect. It will be termed as got it ना? It will be termed as -I. आप एग्जाम्पल लिख लो, ये दोनों एग्जाम्पल लिख लो। -I, फ्लोरीन हो गया, ये हो गया। थोड़ा नोट जल्दी जल्दी करोगे बेटा? अगला लिखो, +I इफेक्ट। देखो, when atom or group of atom donates electron to the chain of carbon, to the chain of carbon, it will be termed as +I इफेक्ट। उसका एग्जाम्पल लिख लो, +I इफेक्ट का। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज समझो, ठीक है ना? बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा हूं, ध्यान से सुनो।
एक बात बताओ, मैं एक काम करता हूँ ना, कार्बन का ही चेन ले लेता हूँ, और इसको जोड़ देता हूँ CH डबल बॉन्ड CH2 से। अब कितने लोग कह रहे हैं अब सर सारे कार्बन ना अलग अलग नेचर के हो गए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन से भी बदलती है। आप बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। परसेंटेज एस कितना है? 25%। परसेंटेज एस निकालने आता है? कितने एस ऑर्बिटल हैं? टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? तो 1/4 इंटू 100 करोगे तो ठीक है। और इन दो कार्बन में इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो यहां परसेंटेज एस कितना है? 33.33%। इसका परसेंटेज एस इतना है। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे जैसे परसेंटेज एस बढ़ेगा, चाहे एटम क्यों ना सेम हो जाए, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ग्रेटर द परसेंटेज एस, ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये कार्बन और ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, किसकी ज्यादा है? इसकी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन से ज्यादा कार्बन हैविंग sp2, एंड उससे भी ज्यादा कार्बन हैविंग sp हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे होता है। तो इसका मतलब अब ये खींचने का काम कर रहा है ना, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो ग्रुप है ये देने का काम कर रहा है, प्लस है, और ये जो ग्रुप है अगर ये चेन में मान लू तो इसे खींचने का काम कर रहा है। क्या समझ में है? अरे इसको ध्यान दो और ये चेन समझो, तो ये खींच रहा है, ये ग्रुप कैसा काम कर रहा है? माइनस है। और इसको चेन की तरह समझ लो तो ये क्या कर रहा है? दे रहा है। तो यानी अल्काइल ग्रुप आर कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनर, whereas alkene and alkyne are considered as electron withdrawing group। लिखो ये बात नोट करके, लिखो ये बात। CH3 CH2CH3 CH3 and CH3 are examples of plus I groups, whereas CH double bond CH2, C triple bond CH, बेंजीन, बेंजीन में भी पाई बॉन्ड होता है ना बेटा, are examples of minus I groups, are examples of minus I group। मतलब कार्बन में भी डिविजन है कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को मानते हैं कि वो डोनेट करेगा wherever it is required, एंड sp2 एंड sp। कहोगे सर एक बात बताओ, तो फिर तो कोई ना कोई चीज, अगर स्केल आपने प्लस बनाई है माइनस बनाई है, तो जीरो पे भी कोई ना कोई होगा। कौन है जीरो पे? तो आंसर है, हम हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस लेते हैं। किसको रेफरेंस लेते हैं? हाँ जी, लिखना शुरू करो। हाइड्रोजन इज टेकन एज रेफरेंस इन द स्केल ऑफ इंडक्टिव। हाइड्रोजन इज टेकन एज रेफरेंस इन स्केल फॉर्मेशन ऑफ इंडक्टिव हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम का इंडक्टिव पावर क्या मानेंगे? जीरो। हाइड्रोजन का इंडक्टिव पावर क्या मानेंगे? जीरो। देखो तभी तो कार्बन को हम प्लस आई की तरफ लेके जा रहे हैं, CH3। हाइड्रोजन को क्या मानेंगे बेटा? जीरो। तो इसलिए इंडक्टिव कभी दिखाने की कोशिश करें तो आप हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ मत शेयर करना, क्योंकि हाइड्रोजन को ही जीरो मान रहे हैं, ना तो उससे इलेक्ट्रॉन जाएगा ना तो। बट प्रैक्टिकली देखो तो, प्रैक्टिकली तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई तो जाएगा उसके पास से, उसकी ज्यादा हुई तो उसके पास आएगा। बट जब स्केल डिसाइड कर रहे हैं तो हम स्केल वाली बात मानेंगे, वरना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी था ना, इंडक्टिव दिखाने की क्या जरूरत था? ये तो बस एक रिलेटिव तरीका है डिस्कस करने का। क्या आगे आपको बात समझ में? बोलिए। ओके, वेरी गुड। तो अब ये बात आपको दिमाग में रखनी है, दिस इज हाउ इंडक्टिव इफेक्ट। अब हाइड्रोजन अगर स्केल है तो मैं कुछ छोटी छोटी बातें और बताता हूँ। देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड। तो इसमें जो हाइड्रोजन ये जीरो है, बट अगर प्लस आई का ऑर्डर मैं बताऊं
तो हाइड्रोजन से बेटर ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम से बेटर ट्राइटियम होता है, और इससे बेटर CH3, इससे बेटर CH2CH3, इससे बेटर देने वाला, इससे बेटर 3 डिग्री वाला, इससे बेटर O माइनस, इससे बेटर NH माइनस, एंड डॉट डॉट। जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना अच्छा डोनर। नोट करो। ऑर्डर ऑफ प्लस आई आप नोट करिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसी में मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ एसिटेट आयन को कहाँ रखोगे? ये आपको बॉन्डिंग में मैंने डिस्कस किया था ना, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसका। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा होगा? ओ ओ माइनस हाफ माइनस हाफ। क्या समझ में आ रहा है? डॉट डॉट डॉट। तो एसिटेट आयन को कहाँ रखेंगे? तो देखो इस पे माइनस हाफ चार्ज हो गया ना पैरोक्सिन एटम, तो इसके और 3 डिग्री के बीच में होगा। एसिटेट आयन को अगर आप जगह देना चाहो तो यहाँ पे है, ये इस जगह रखोगे आप। तो कंप्लीट O माइनस से बेटर नहीं, थोड़ा खराब होता है एसिटेट आयन, लेकिन वो भी क्या है? प्लस आई। एसिटेट आयन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब इसको एकदम अच्छे से दिमाग में ऑर्डर बिठा लो। ऐसे बहुत अच्छे। चलो बेटा समझ में आ गया। तो आपने प्लस आई का ऑर्डर देख लिया। आज अब आपको माइनस आई का ऑर्डर दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले एक बात और। अभी मैंने आपको समझाया कि इंडक्टिव एक परमानेंट इफेक्ट है। इंडक्टिव डिस्टेंस के साथ डिपेंड करता है। दूर जाओगे अगर उस ग्रुप से तो इंडक्टिव की पावर सब्सटैंशियली डिक्रीज कर जाती है। ये बात लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट
is distance dependent and it substantially decreases after each carbon. It substantially decreases after each carbon and after 3-4 carbon it is negligible. ये वही वाली बात बता रहा हूं जो यहाँ कहानियों में लिखवाई थी आपको. पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल ऑफ पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल ऑफ पार्शियल पॉजिटिव, मतलब अब इसके बाद खत्म ही हो गया वो 3-4. So after each carbon it substantially decreases and it is negligible after 3 to 4 carbon. हो गया बच्चों? प्यारे बच्चों, हो गया क्या? क्या बात है यार, बहुत अच्छे बच्चों. लिखो ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट. ये लिस्ट बहुत लंबी है ना, मैं एक पहले जनरल आइडिया देता हूं, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है, माइनस आई. अब माइनस आई में भी माइनस आई में भी बताओ. ये हमने बताया कि भाई माइनस आई का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन खींचने का. अच्छा ध्यान दोगे क्या? माइनस आई का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी. तो अगर आपसे पूछूं मैं कि बताओ सबसे पावरफुल तुम्हें कौन लगता है, तो सब लोग का आंसर अभी के हिसाब से क्या आएगा? फ्लोरीन, यही आएगा. बट मैं बताऊं, फ्लोरीन इज जस्ट लाइक अ किड इन द फैमिली ऑफ माइनस आई ग्रुप. क्योंकि यहाँ एक एटम की बात नहीं है, ग्रुप में अगर कई सारे एटम अच्छे मिल गए तो फ्लोरीन से भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं. अब मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ. फ्लोरीन से ज्यादा ताकतवर बहुत सारे लोग, एफ से कई गुना ज्यादा ताकतवर माइनस में, माइनस आई की इफेक्ट में NO2 आता है. वेरी वेरी पावरफुल NO2, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिल करके खींच रहे हैं और उसमें भी ऑक्सीजन, यहां देखोगे तो माइनस, इस पे प्लस, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी. इसकी इंडक्टिव पावर इज वेरी वेरी हाई. वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स में इसका नाम है. ओके, इतना ही नहीं प्यारे बच्चों, इससे भी ज्यादा धुरंधर पड़े हुए हैं. अगर आप ट्रू पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाओ, यहां तो प्लस और माइनस मिलकर न्यूट्रल हो रहे हैं, NR3 लेके आ जाओ. हाँ, ऑक्सीजन पे प्लस ले आओगे तो उसके भी आगे निकल जाएगा वो O, और यहाँ R और यहाँ R और यहाँ पॉजिटिव ला दिए तो उससे भी आगे निकल जाएगा. तो मैं यहाँ पे आपको सिंपली ये समझाना चाह रहा था कि सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक पैरामीटर है, क्योंकि इंडक्टिव पावर इंडिविजुअल एटम के लिए डिफाइंड नहीं है, ग्रुप के लिए भी डिफाइंड होती है. तो NO2 एज अ ग्रुप है. यहाँ पे आप नाइट्रोजन को सिर्फ मत कंसिडर करो, NO2 का पूरा पावर कितना आएगा उसको देखो. ठीक है, आ रही है बात समझ में? ये बिल्कुल वो क्या बोलते हैं, वो रस्सी खींचने वाली आपने कंपटीशन देखी है, मोटे मोटे रस्से जो खींच रहे होते हैं, टग ऑफ वॉर ना, उसमें इसको भी तूने फोन में किया. गजब लेजीनेस है यार. तो उसके अंदर अगर बताओ, चाहे वो छोटे छोटे, वो रस्सी को तुम कार्बन की चेन समझ लो, और एक तरफ समग्र खन्ना जैसे 150 लोग आ जाएं, और दूसरी तरफ बहुत ही मोटा और पावरफुल
और भी लोग हैं, मतलब मान लो एक तरफ अपने महाबली खली आ जाए तो भी आपको पता है समग्र खन्ना 100 मिलकर के तो उसको गिरा ही देंगे। तो इट इज अ कलेक्टिव पावर rather देन इंडिविजुअल पावर। डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो इस बात का ध्यान रखोगे और आप ऐसे ही रखोगे, ठीक है। तो मैं पूरा ऑर्डर लिखवाता हूँ, आपके बुकलेट में भी है, मॉड्यूल में भी है, बट मैं फिर भी लिखवाता हूँ, नोट्स में रहना चाहिए। राइट इट डाउन। क्या चीज? नहीं, वो उसके अंदर ही आएगा, वो तो मैं बस आपको दिखा रहा था। कलेक्टिव देखो, सबसे पीछे की तरफ कौन आएंगे, सबसे पीछे आएंगे, सबसे पावरफुल बताता हूँ, Nr3+, सबसे पावरफुल, मतलब उसमें ऑक्सीजन ले लिया, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन लोगे तो उससे भी पावरफुल आएगा। Nr3, Sr2, NH3, NO2, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O R। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि साइनाइड भी बहुत बेटर होता है इस कंपैरिजन में। बहुत डिटेल्ड लिस्ट है, बट उसमें मैं थोड़ी कट शॉर्ट कर रहा हूं। COOH इज इवन बेटर देन फ्लोरीन। अब सोचो इतना खराब हालत है फ्लोरीन का, अब जाके क्लोरीन आया, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से अगर आप सोचो तो आपको याद है कि यार ऑक्सीजन सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ क्या आ जा रहा है, आर ग्रुप आ जा रहा है, तो इसकी पावर और घट जा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन अकेले तो लग नहीं सकता ना। हाँ, सिग्मा बॉन्ड से जोड़ना है तो मेरे को ओ आर डालना पड़ेगा या ओ एच डालना पड़ेगा, फिर बीच में आता है सल्फर आर एंड तब आता है ओ एच। एंड इसके बाद एकदम पीछे की लिस्ट में आप समझ लो ये सब आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले, बेंजीन एंड नॉर्मल एल्कीन। तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर बेंजीन, मतलब बेंजीन नहीं बोलना चाहिए, ग्रुप है तो फिनाइल, एंड फिर हमारा क्या आता है, नॉर्मल एल्कीन। जो हमने बताया था कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, ये sp हाइब्रिडाइज, इससे बेटर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बेटर, लाइक दैट दिस होल लिस्ट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये लिस्ट को आपको बार बार देखना है, इनके आगे यूज बहुत आने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से। हाँ बेटा, ये ऑर्डर, हाँ अच्छे, अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको नोट कर लो, ये बताता हूँ, इसको समझाता हूँ। किससे? कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। देखो पहली बात तो वो कार्बन की चेन में कार्बन अकेला कार्बन नहीं है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, और आप देखो O के साथ H लग जाने से उसकी पावर ऐसी कमजोर होगी। OH की पावर क्यों हो जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, तो ओवरऑल अगर ऑक्सीजन को एक तरफ से खींचना हो तो अच्छे से खींचेगा, लेकिन अगर जो उसकी इलेक्ट्रॉन की नीड है एक तरफ पहले ही खींच लिया तो थोड़ा अब नीड कम हो गया, तो दूसरे तरफ से कम विड्रॉ करेगा, एंड दैट इज द रीजन OH एंड OR आर कमिंग ऑन द बैकवर्ड साइड। तो डाउट तो वहीं पे आ जाता है कि ऑक्सीजन तो फिर भी चलो, कार्बन छोड़ो, और कार्बन के साथ भी वो कार्बन नहीं है, चेन में क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन का कॉम्बो है, समझ में? तो अभी बस इसको स्केल के नजरिए से देखो, उससे ज्यादा दिमाग पे मत जोर डालो। NH3 पे पॉजिटिव मैंने ग्रुप डिजाइन किया है बेटा, वो तो पॉजिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है भाई। जब आप ऐसे बात करते हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे मान लो मैंने बोला कि 3 कार्बन है और इसके साथ NH2 है,
फिर मैंने बोला इसको प्रोटोनेट कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, सी 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 एंड NH3 पॉजिटिव। भाई ये लोन पेयर लेके ये क्या बन गया, ग्रुप NH। सो नाउ दिस इज बिहेविंग एज ए ग्रुप ना, तो मैं इसको लिखा हूं NH3 प्लस, कि अगर ये लग गया तो बहुत स्ट्रांगली खींचेगा। ये भी खींचता है लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी ये लिस्ट दिमाग में बिठा लिया आप लोगों ने। अब आते हैं थोड़े बहुत एप्लीकेशन करने के। जैसे मान लो मैंने कोई एग्जांपल दिया और आपसे पूछा कि आप ना इंडक्टिव के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट दिखाओ। क्वेश्चन लिखो, शो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन in the following molecules through inductive effect. Displacement of electron in the following molecule through inductive effect। अब आओ मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे मान लो आपके पास मैंने दिया CH3 CH2 कार्बन एंड यहाँ CH2 और यही फ्लोरीन डाल दिया और यहाँ CH3। ये पहला एग्जाम्पल है, इसमें बस आपको एरो दिखाना है किधर से किधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और कुछ नहीं करना है। दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तीसरा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस। करिए करिए जल्दी करिए। पहले वाले में दिखा लिया आप लोगों ने, दिखाया डिस्प्लेसमेंट। आओ देखो इधर ध्यान से देखो, बताओ फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, माइनस आई वाला है, तो यहाँ से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, खींचेगा ना। यहाँ ज्यादा एरो दिखाओ, यहाँ थोड़े कम दिखाओ, दिखा रहे हो ना। ये इधर से भी खींचेगा, कितने लोग करे, इधर से भी खींचेगा। अरे बोलो, this will be the right representation of the inductive effect of fluorine in the whole molecule। किस तरह से क्या कर रहा है ये समझ में आ रहा है सबको समझ में। चार्जेस दिखाएंगे, इस पे माइनस, इस पे प्लस एंड इस पे पार्शियल ऑफ पार्शियल, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते चले जाओगे लेफ्ट एंड राइट। ठीक है बेटा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ गलती कर सकते हो तो एक बार ट्राई कर लो, फिर देखते हैं, हो सकता है कि आप गलती नहीं करो, ट्राई करो खुद से। पहला वाला मैंने आपको दिखाया, दूसरा आप दिखाओ। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो इसको। हो गया बच्चों, आगे बढ़े, आइए देखते हैं। अभी कितने लोग कहेंगे कि यहाँ CH3 कार्बन एंड O है, तो ये तो क्लियर है कि ऑक्सीजन माइनस आई करेगा, यस और नो।
लेकिन इसमें एक बॉन्ड सिग्मा और एक बॉन्ड इंडक्टिव सिग्मा के थ्रू है या पाई के थ्रू? सिग्मा के थ्रू। इसलिए पाई वाले को ऐसे ही अनटच्ड छोड़ दो, सिर्फ सिग्मा के थ्रू दिखाओ। यहाँ माइनस, इसलिए मैंने बोला यहाँ गलती हो सकती है। और यहां पे मैं बोलूंगा कि इसको एज अ ग्रुप ट्रीट करो, इनमें इंटरनल दिखाने का जरूरत नहीं है। इसको एज अ ग्रुप ट्रीट करो। इसका इम्पैक्ट क्या है? तो इसका इम्पैक्ट क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा या खींचेगा? ना रे बाबा, प्लस आई, हाँ देगा, ये तो देने वाला है ना। आया बात समझ में? अब कर लोगे? तो ये तो रहा इंडक्टिव। आपको सर ये बताओ इसके क्या फायदे हैं, मतलब हम करेंगे क्या इंडक्टिव इफेक्ट लगा के? देखो पहला तो आपको ना रिएक्टिव साइट पता चलता है। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल दिया मैंने, कार्बन 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 एंड फिर यहाँ लगा दिया क्लोरीन, और मैं यहाँ पे बोल दूं, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, आगे रिएक्शन में यूज आएगा। और यहाँ मैंने बोल दिया कि यहाँ पे ना आपके पास एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है अमोनिया। तो मैं पूछूं कि अमोनिया कहाँ अटैक करेगा? तो ऐसे देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट देखो, तुरंत समझ में आएगा कहाँ कराना चाहिए। बताओ, ये क्लोरीन पे चार्ज कैसा, और इस कार्बन पे चार्ज, देख पॉजिटिव इस पे भी है, इस पे भी है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉजिटिव इस पे। और अमोनिया में कितने लोग कह रहे हैं, नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से लोन पेयर है। तो अब बताओ किस पे अटैक करेगा, ये माइनस है तो ये यहाँ अटैक करेगा तो क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। इट विल फॉर्म CH3 CH2 CH2 NH3 प्लस एंड फिर Cl माइनस साथ में जुड़ जाएगा। दैट्स हाउ वी विल सी द रिएक्शंस लेटर ऑन। उसका बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए कि पहले देखो समझो कि किस तरह के इफेक्ट्स हैं, ताकि रिएक्शन जब हम कराएं तो उसमें दिमाग चमकना चाहिए। ठीक है, और दिखाता हूँ और क्या इम्पैक्ट आ सकता है ना। ये सब एप्लीकेशन है इंडक्टिव के। जैसे मान लो आपने पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड होते हैं ना, बोलो भाई। दो टर्मिनल ऑक्सीजन हो तो एसिड स्ट्रॉन्ग, एक ही हो तो वीक। अब इसके चेन में मान लो ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब मैं कहूं कि यार अगर किसी तरीके से मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की एबिलिटी बढ़ा दूं ऑक्सी एसिड में, इधर जो ग्रुप लगे हो वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा खींचने लग जाए इसकी तुलना में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये अगर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो पोलैरिटी और बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप बढ़ेगा, H प्लस और आसानी से निकलेगा। तो अगर यहीं पे मैं बोलूं कि एक बार NO2 डाल दे रहा हूं, तो अब बताओ इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ कौन होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, पहले वाले का या दूसरे वाले का? तो आंसर है 2 विल बी बेटर देन 1। क्यों? क्योंकि 2 में NO2 लगने के वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, ये खींचेगा, इसको खींचेगा, तो इस कार्बन पे पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी आ जाएगी। ये ऑक्सीजन एंड ये ऑक्सीजन में ये ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। ये एक NO2 का इंपैक्ट है, समझ गए? ये बिल्कुल वैसी वाली बात हो गई कि जैसे सुखना लेक पे आप जा करके एक पत्थर फेंक दो, अंदर रिपल्स क्रिएट हुए, उसका इम्पैक्ट तो एकदम किनारे तक जाएगा ना, कम जाएगा बट जाएगा तो किनारे तक ना। वहां के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें टर्बुलेंस ज्यादा आ जाएगा पत्थर फेंकने के बाद। ये पत्थर ही है बेसिकली, ये बिल्कुल शांत चल रहे थे, NO2 आकर के उसने टर्बुलेंस क्रिएट कर दिया, इलेक्ट्रॉन को खींचा। तो खींचा तो इसका इम्पैक्ट इस ऑक्सीजन तक भी जाएगा इलेक्ट्रॉन खींचने का, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाले ऑक्सीजन से थोड़ी, बहुत थोड़ी बेटर होगी। और बेटर हो गई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप ज्यादा हो जाएगा, तो H प्लस निकल जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब सेम पीरियड के बॉन्ड्स होते हैं H के साथ, तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा देने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है।
इसलिए इन दोनों में ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक। लिखो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। पहले लिखो इन डिसाइडिंग रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ, in deciding relative relative acidic strength, लिखो if electron withdrawing group is attached to an organic acid, if electron withdrawing group is attached to an organic acid, it increases the acidic strength. It increases the acidic strength. It increases the acidic strength. एग्जाम्पल लगा लो, एग्जाम्पल लगाओ। टू विल बी मोर एसिडिक देन फर्स्ट। मैं इसको अभी फिलहाल इग्नोर मार रहा हूं, मैं तो बस इसका इफेक्ट देख रहा हूं क्या पहुंच रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये इस बॉन्ड को भी खींचेगा तो H प्लस निकल जाएगा, ठीक है। वो तो दोनों में कॉमन चीज है, COH इसमें भी CO, सब चीज कॉमन है, डिफरेंट। हाँ क्या CH2, हाँ CH2 होगा, CH2 मोर एसिडिक, तो विल बी मोर एसिडिक देन फर्स्ट। लाइक दैट अगर ये NO2 और नजदीक चला जाता है तो मेरे को बताओ, अगर NO2 को और नजदीक लेके चला जाऊं, ऐसा कर दूं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ेगा कि कम होगा जी? और बढ़ जाएगा, और नजदीक चला गया ना, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो मोर पावरफुल, कम डिस्टेंस है, सो मोर पावरफुल हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि थर्ड वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ इससे भी ज्यादा हो जाएगी। दिस इज हाउ द रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड। अगला लिखो रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ। बताओ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बेसिक होते हैं या एसिडिक? क्योंकि उनके पास क्या है, उनके पास लोन पेयर है। बोलो, इनके पास लोन पेयर है इसलिए लोन पेयर दे सकते हैं। अगर मैं यहीं पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, EWG का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो क्या करेंगे ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा देंगे। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाए तो डोनेट करने की एबिलिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन और देयर कंपाउंड will decrease basic strength and electron donating group will increase basic strength। लिखो पॉइंट्स में, attaching electron withdrawing group to nitrogenous bases, attaching electron withdrawing group to nitrogenous bases will
गॉट इट बेटा? यहां तक सबको समझ में आया? अब देखिए ये बात समझ में आ गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बात बिल्कुल नहीं। अरे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल increase the basic strength and withdrawing group will decrease the basic। क्या है समग्र खन्ना, कहाँ खो जाते हो तुम? स्टेटमेंट क्या लिखवाया है अभी पूरा? अटैचिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप टू नाइट्रोजनस बेसेस विल डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ and attaching electron donating group to the nitrogenous bases will increase the basic strength। ठीक है? Is that clear buddies? Okay buddies, चलें अगला। अगला देखा जाए, ध्यान से देखो। यहाँ नाइट्रोजन है, सुन रहे हो सभी लोग? मैं यहाँ CH3 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 लगा रहा हूं। यहाँ CH2 के साथ यहाँ फ्लोरीन डाल दिया। बताओ इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा? 1 या 2, कौन ज्यादा बेसिक होगा? आंसर इज 1, क्योंकि ये फ्लोरीन का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचने का, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। एग्जाम्पल देखो। अगला हेडिंग डालेंगे। हाँ यार, एक भी जगह लगा दोगे तो फर्क डाल देगा, वो तो तीनों जगह मैंने लगा दी। अगला लिखिए, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक, अब देखो जैसे सिग्मा का पोलराइजेशन, बात सुनो भैया। सिग्मा का जो पोलराइजेशन था वो क्या बोल रहे थे हम? इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है पाई इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन। किसका पोलराइजेशन? हाँ, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन को अगर आप पोलराइज करोगे, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। आपको पता है ना, इसमें एक बॉन्ड सिग्मा एक पाई है। अगर इसको और अच्छे से दिखाया जाए तो स्ट्रक्चरली
अगर मैं ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करूं पाई के, सिग्मा वाला तो अलोंग द एक्सिस होता है, पाई के इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली ऐसे ऐसे, और अच्छे से दिखाया जाए तो कुछ कहानी ऐसा है। ये सुनो, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर नीचे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां देखो तो ये पार्शियल पॉजिटिव एंड इधर खींच के क्या क्रिएट कर रहा है, पार्शियल नेगेटिव, बट है इसमें भी क्या, सिग्मा एंड पाई। ये सुनो, तो देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके बीच में भी है, इसके बीच में है। पाई को पोलराइज कौन कर सकता है, बाहर वाला स्पीशीज, क्योंकि सिग्मा के लिए तो अंदर वाला ही इनफ है। अब बाहर वाला स्पीशीज का मतलब क्या, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आ गया, इलेक्ट्रोफाइल आ गया, लुईस एसिड आ गया, है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जिसको, तो ये बताओ अगर वो आ जाता है, से फॉर एग्जांपल मैं सबसे सिंपल केस ले रहा हूं, H प्लस का, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये आ गया तो इसको क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। कौन से इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, मैं सिग्मा पाई को थोड़ा फ्लिप कर रहा हूँ, थोड़ा कन्वीनियंट होगा ड्रॉ करने में, ऊपर सिग्मा नीचे पाई, ये इस पाई इलेक्ट्रॉन को, H प्लस इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन को लेगा तो हाइड्रोजन तो यार एक ही बॉन्ड बना सकता है ना, या तो इसके साथ बनाएगा या तो इसके साथ, तो इन दोनों में से डिपेंड, जब दोनों सिमेट्रिकल है तो किसी के साथ बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपने बेसिकली इसको दिया और इनके इनके बीच में बॉन्ड बना दिया, तो ये कैसे बन गया, CH2H, और इधर की तरफ क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है, रूल है यार, नेट पहले भी पॉजिटिव चार्ज था, अभी भी नेट चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। आप नेट चार्ज कभी क्रिएट और डिस्ट्रॉय, गीतांश, अरे बस सुनो, तो यहाँ ये प्लस चार्ज आ गया इसके ऊपर। अब अच्छा जी, प्लस इधर ही कैसे आया, क्योंकि हाइड्रोजन, इसको तुम ऐसे समझो जैसे इस CH2 एंड CH2 के बीच का जो पाई बॉन्ड था उसको तुमने तोड़ दिया अनइक्वल तरीके से। अनइक्वल तरीके से का मतलब कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे इनके बीच में, इसको तुमने इस तरह से तोड़ा कि एक के पास पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन का सेट आ गया और दूसरा गरीब हो गया, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को ले गया, बेसिकली वन इसका था वन इसका था, दोनों इसके पास चले गए। अब जब ये लोन पेयर होगा तभी ना ये H प्लस को अट्रैक्ट करेगा बेटा, अकेला इलेक्ट्रॉन तो नहीं कर सकता क्योंकि ये प्लस है, इसको तो लोन पेयर चाहिए। तो इस तरीके से समझने के लिए किया जाता है, आइडियली तो ऐसे ही दिखाया जाता है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले गया। अब इसको यहां कैसे दिखाएंगे, इसको बोलते हैं इस तरह से, हमेशा इलेक्ट्रॉन को जहां प्रेजेंट है और जिसकी तरफ जा रहा है उधर से उधर का एरो दिखाया जाता है, ये रूल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑलवेज शो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस जगह से स्टार्ट हुआ जहां जा रहा है, जिसके पास जा रहा है उसकी तरफ एरो का पॉइंट होना चाहिए, टेल उसके पास होना चाहिए जहां से उठ के वो आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ जाएगा। आप सोचो ये एक बॉन्ड को ऐसे समझो कि इनके बीच में था, अब तुमने तोड़ करके ऐसे बना दिया, तो किसका लॉस हुआ, ये जो डंडी लगी थी दोनों जिसको पकड़ के बैठे थे, इसको मैंने तोड़ा, तो किसका लॉस हुआ, इस कार्बन का या इसका, इसका लॉस हुआ, टूटा तो इसका ना, तो जिसका टूटा, जिसका भी दिल टूटेगा उसी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, इसके साथ तो बॉन्ड बन गया, परेशान तो ये है, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये चार्ज डेवलप होगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर ये H प्लस वापस निकल गया, धोखा दे दिया इसने, तो ये वापस, अपने तो अपने ही होते हैं, वापस ये बॉन्ड बना लेगा, इसी तरीके से रीजनरेट हो जाएगा। कहने का मतलब कि दिस मेसोमेरिक, सॉरी, दिस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्पररी इफेक्ट। ये एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के इंफ्लुएंस में आकर के गलतियां कर बैठता है, बट एक्चुअली ये ऐसा है नहीं, ठीक है। मतलब ये नेचुरली इसका स्वभाव बिल्कुल ऐसा है, इलेक्ट्रोफाइल आ गया, हो गया भाई गलती, इधर चला गया, पाई इलेक्ट्रॉन पोलराइज हो गया, सो पोलराइजेशन ऑफ दिस पाई बॉन्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक। अच्छा, यहां पे भी दो कैटेगरी है, एक है जो आने वाला स्पीशीज है उसकी तरफ इंक्लाइंड होना,
और एक होता है उससे दूर भागना। अब दूर भी भागने वाला केस है, देखो यहाँ पे कार्बन पे कैसा चार्ज है, प्लस। इस जगह पे कार्बन को कैसे स्पीशीज चाहिए, जो नेगेटिव लिए हुए हो, जैसे OH माइनस, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। अब OH माइनस ये इलेक्ट्रॉन रिच है, अगर ये इसकी तरफ जाएगा तो बताओ इस कार्बन का बॉन्ड कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 पहले से ही है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन के कितना हो जाएगा 5, वो कार्बन बना नहीं सकता, तो अपने इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ देता है, इस पाई को तोड़ के किसके सर पे भेजेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा एलिजिबल है इस चीज के लिए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये माइनस चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, और ये H एंड ये OH बना रहा हूं। चार्जेस मैंने कैसे दिखाया वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो जब OH ने अपना लोन पेयर इस कार्बन को दिया तो इसने बॉन्ड तोड़ दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन मिला और एक चला गया, तो इस कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आएगा। तो चार्ज कब आते हैं, जब उसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए जो उसका अपना नहीं, या उसका इलेक्ट्रॉन कोई लेके चला जाए, तभी चार्ज आएगा ना, अदरवाइज कोई चार्ज नहीं। तो इसके साथ बड़ा जबरदस्त चीज हुआ, एक बॉन्ड आ रहा है तो एक चला भी गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया और एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस पे कोई चेंज नहीं है। फायदा किसका हुआ, ये ऑक्सीजन का, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया एक्स्ट्रा, एक, यार एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मोटे, 2 होते हैं, एक इधर वाले का एक इसका, जब ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक के सर पे डाल दोगे तो चार्ज -1 ही आएगा। कुछ लोग बोलते हैं सर इलेक्ट्रॉन 2 आ रहे, अरे बाबा उस 2 में एक उसका खुद का था, एक ही दूसरे का आया ना, तो ये ऐसा हो। और इसका चार्ज कहां गया फिर, यार ये इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसको डोनेट किया, तो इसका माइनस गायब हो गया, और यही यहां से उठ के यहाँ, तो ओवरऑल अभी भी देखो कैसा चार्ज है इस पे, नेट -1, और इस पे भी चार्ज कितना था पूरा मिला लो, तो नेट चार्ज तो सेम ही रहना चाहिए। तो ये जो इफेक्ट है इसको बोलते हैं +E, और इसको क्या बोलते हैं, -E। व्हेन देयर इज मूवमेंट टुवर्ड्स द अटैकिंग स्पीशीज, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो अटैक करने वाला है, तो उसको +E बोलेंगे, और जो उससे अवे हो जाए तो। अच्छा ये दोनों का नाम अभी बता रहा हूं, इसके बाद ये हाइड्रोकार्बन में देखोगे, ये कार्बोनिल की केमिस्ट्री में देखोगे, जब हम लोग कार्बोनिल की केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना क्लास 12th में, तब आप देखोगे -E का डायरेक्ट एप्लीकेशन। अभी तो आप एप्लीकेशन नहीं देखने वाले, अभी तो सिर्फ अल्कीन का ही आपको दिखाई देगा। नोट करो तो इसको जल्दी लिखो, इट इज द पोलराइजेशन ऑफ, इट इज द पोलराइजेशन ऑफ, it is the polarization of pi bond under the external influence of electrophile or nucleophile, under the external influence of electrophile, इलेक्ट्रोफाइल। आप FILE भी लिखोगे तो भी करेक्ट है, PHILE भी लिखोगे तो भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। बच्चों अभी आपको इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशीज समझना है, जैसे लुईस एसिड होते थे। इलेक्ट्रोफाइल को आप क्या समझोगे, इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशीज, जो हम लुईस एसिड समझते हैं। और न्यूक्लियोफाइल को क्या समझोगे, इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, अब आप डायग्राम से ये बना के दिखा लो, ये एक +E एंड ये -E लिख लेना, इट इज ऑफ 2 टाइप, +E एंड -E, एंड दोनों का एग्जाम्पल लिख लो, दोनों का एग्जाम्पल लिख लो। अच्छे से, बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बढ़िया से समझना है। कहा बेटा, मैंने बोला कि अगर मान लो OH माइनस यहां से डिटैच हो जाए तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और फिर ये दोनों वापस कंबाइन करके पाई बॉन्ड बना लेंगे।
इसमें भी यही होगा, अगर H प्लस निकल गया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस और प्लस मिलके वापस पाई बॉन्ड बना लेंगे। अरे आई एम जस्ट आस्किंग, ये रिवर्सिबल अटैक्स होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी, किस पे? ये सिस्टम की बात करोगे हमेशा, पूरा सिस्टम देखो कैसा है। दिस प्लस दिस सिस्टम इज ओवरऑल पॉजिटिव, ये पूरा क्या है? पॉजिटिव। देख लिया? हाँ, अब लिखिए ये बात, if the pi electron is moving towards the attacking species, it will be termed as plus E effect. If the pi electron is moving towards the attacking species, it will be termed as plus E effect. If the electron is, बोलिए, moving towards attacking species, it will be termed as plus E effect, and if it is moving away from the attacking species, it will be termed as minus E. अगला पॉइंट लिखिए इसमें, लिखो, this effect is temporary effect. टेम्पररी, क्यों टेम्पररी? क्योंकि if the attacking species is removed, electron will regain its original, electron sharing will regain its original structure. If the attacking species is removed, it is temporary effect. Why it is temporary? Because if the attacking species is removed, molecule will regain its original structure, original structure, इसलिए temporary, इसलिए क्या है? temporary. हाँ जी बेटा, नहीं तो वो फ्लोरीन उसका पार्ट था, बिना फ्लोरीन का मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट कर सकता। देखो, जीवन का कहना ये है कि सर ये बताओ, इंडक्टिव में भी तो ऐसा ही है ना कि मान लो आपने ये मॉलिक्यूल जो बताया था, इसमें फ्लोरीन को हटा दो तो भी तो ये इफेक्ट नहीं रहेगा, तो इसको भी टेम्परेरी। तो मैं बता रहा था कि फ्लोरीन और ये एक मॉलिक्यूल ही है, आप फ्लोरीन हटाओगे तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, फिर ये मॉलिक्यूल थोड़े, ये तो गरीब हो गया। एफ माइनस ये कोई मॉलिक्यूल थोड़े, तो ये इसका पार्ट है, एफ इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, इसलिए ये परमानेंट है। विदाउट एफ यू कैन नॉट इमेजिन दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ आप इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के बिना ये मॉलिक्यूल्स थे, ये स्टेबल थे। समझ में आया? चलिए तीसरा हेडिंग डालिए, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर
कॉन्जुगेशन। इसके और भी नाम है, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, लिखो हाइपर कॉन्जुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाँ जी, नो बॉन्ड रेजोनेंस लिख लिया आप लोगों ने। आइए समझते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो और समझो इस बात को। देखो, ऐसे 3 स्पीशीज आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पे ये डोमिनेंस शो करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। कौन कौन से हैं? एक कार्बोकेटाइन, एक रेडिकल और एक अल्कीन। अल्कीन तो आप समझते हो। अब ये कार्बोकेटाइन किसे बोलते हैं? तो ऐसा कोई स्पीशीज जिसमें कार्बन पे प्लस चार्ज हो, कार्बोकेटाइन। रेडिकल ऐसा जब कार्बन पे ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाए, डॉट इलेक्ट्रॉन। अब दोनों मैं स्पीशीज आपको बना के दिखा देता हूं। जैसे देखो, ये CH3 CH2 एन इस पे प्लस आ जाए, ये नॉर्मल मॉलिक्यूल बिल्कुल नहीं है, ये इंटरमीडिएट्स हैं, रिएक्शन के ड्यूरेशन में बीच में पैदा होंगे और फिर वो गायब होकर प्रोडक्ट बन जाएंगे। दूसरा रेडिकल मैं दिखाता हूं, CH3 CH2 डॉट, दिस इज रेडिकल। डॉट का मतलब क्या है? एक ऑड इलेक्ट्रॉन वहां पे आ गया जिसका पेयरिंग नहीं हुआ है। रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। देखो, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे ना। इसके बाद एक और दिखाता हूं आपको, जो मैंने बोला अल्कीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 3 ऐसे जगह है जहां पे आपको क्या मिलने वाला है? हाइपर कॉन्जुगेशन। इनके अलावा भी कुछ बहुत रेयर, अभी इसकी क्वालिटी डिक्रीज कर जाती है, बोलने के लिए तो और भी जगहों पे हैं, लेकिन ये 3 ऐसे हैं जहां पे आपको मेजरली डिस्कस करना है इसके बारे में, इनके इम्पैक्ट के बारे में। ठीक है, अब दिमाग में आएगा सर ये हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है? जैसे हमें पता चला कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन इंडक्टिव है, पाई का पोलराइजेशन क्या है, तो फिर ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? तो इसमें बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इज द पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन इज द पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट कार्बन हाइड्रोजन sigma bond, and it is most commonly observed in कार्बोकेटाइन। ब्रैकेट में ये लिखो, कार्बोकेटाइन ये लिखो ब्रैकेट में, कॉमन लगाओ, रेडिकल्स, रेडिकल्स ये लिखो, एंड अल्कीन ब्रैकेट में ये लिखो। समझ लिया सभी लोगों ने? क्लियर हो गया बेटा? क्या चीज? नहीं, अभी समझा रहा हूं, बिल्कुल उसके जैसा नहीं है, अभी तुम्हें दिखा रहा हूं। देख लिया? नहीं नहीं, डिफरेंस है, उनको समझाता हूं अभी। आओ देखो, सबसे पहले देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन। लिखो, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन।
अब कैसे होता है थोड़ा समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बताओ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इधर वाले का कितना है? sp3। sp3 में आपको पता है ना कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होंगे ऐसे, बोलो, हाइड्रोजन। अच्छा बाकी दो को भी मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम क्या? प्रॉपर इनमें जो हाइड्रोजन है उनको मैं ऐसे ऐसे दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत? और इसका sp2 ऐसे, बोलो मोटो, ये ज्योमेट्री क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ। अब मुझे बताओ, ये गरीबी में जी रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, देखो इलेक्ट्रॉनिकली डिप्राइव्ड है, एंड साथ में इस पे चार्ज कैसा है? प्लस। तो ये डेफिनेटली इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अरे बोलो यार, देखो सिग्मा से तो ये खींचेगा ही, बट उसको इंडक्टिव बोल देंगे। अगर ये बॉन्ड से खींच करके इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, दिस इज नॉट हाइपर। ये जो पोलराइजेशन है ना, दिस इज इंडक्टिव, प्लस आई यहां से जा रहा है, ये खींच रहा है तो इसके लिए माइनस आई है। समझ में आया ना? इसको नहीं बोलते हैं। अरे सुन यार, कितना बकवास कर रहे हैं। 2, 4 और 6, 5 कहां से दिख रहे थे? नहीं ये ऐसे ये एक्चुअली में इसका दिमाग में थोड़ा सा खिसक गया, कभी कभी होता है इसके साथ, फूड क्राइसिस की वजह से ऐसे देखो अगर मान लो यहाँ क्लोरीन है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ क्लोरीन है तो बता इस कार्बन पे कोई चार्ज आएगा? नहीं आएगा ना। अगर ध्यान से सुनना यहाँ पे, ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक कार्बन का है, एक क्लोरीन का। अब मैं बोल दूं कि इस इलेक्ट्रॉन को भी क्लोरीन लेके भाग जाए, होता है ऐसा कई बार, धोखा मिलता है लोगों को। ये कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? बोलना बोलना मतलब जल्दी। प्लस आएगा। अब तेरे से पूछूं मैं कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? क्यों 6 बोल रहा है, 5 क्यों नहीं बोल रहा है? वही तो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। ये नहीं नहीं नहीं, उसके लिए नहीं, वो मैं समझ गया, वो जो मैं इसको समझा रहा हूँ वही क्वेश्चन था ना तेरा। ना बाबा, फिर वही चीज तुम्हें ऐसा लग रहा है, वो मेरे को पता है वो क्या पूछ रहे हैं। किसकी वैलेंसी 5 होगी? 1 2 3, 5 का वैलेंसी होगी, ये तो पी ऑर्बिटल है, ये तो ऑर्बिटल। अरे प्रभु क्या हो, तुमको ये तो नहीं डाउट था ना? आई हो नहीं, मेरे को पता था इसको यही है, वेरी ऑब्वियस, क्योंकि मैं तो ठीक है भाई, सब सेटल्ड हो सब, चले आगे बढ़े। देखो मैंने बोला है ना, जब तकलीफें आए तो थोड़ा मुस्कुराइए, ठीक है? आप अगर मुस्कुराओगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? देखो इधर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है, 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन, अब दिख रहा है गरीब है, ठीक है? यहाँ ये कौन सा ऑर्बिटल? पी ऑर्बिटल है, ओके। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन का? और जब sp2 होता है तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, और p के आपको पता है कि भाई p में 3 ऑर्बिटल हैं, sp2 करोगे तो एक p बचा रह जाएगा ना, वो जो बचा हुआ p है उसी को मैं लिख रहा हूं, इसका नाम है वेकेंट p। अब तकलीफ क्लियर हुई? बाकी लोगों को भी समझ में आया क्या लिख रहा हूं? हाँ जी, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, समझ गए ना ये क्या लिख रहा हूँ? ठीक है, अब फिर बोलो मुस्कुराने के लिए इससे, ये ऊपर प्लस चार्ज है इसके पास और बगल में कार्बन है, सिग्मा से तो खींचेगा ही, बट उसको इंडक्टिव बोलेंगे, तो हाइपर क्या? हाइपर, ये जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, दो, ये पैरेलल ऑर्बिटल होने की वजह से ये इसके साथ भी ये जो अफेयर डेवलप कर रहा है पार्शियल अट्रैक्शन का, दिस इज टर्म्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। So it is the polarization of adjacent carbon hydrogen bond. It is a type of
और ये कह सकते हो कि इट इज अ टेंडेंसी ऑफ डेवलपिंग अ पाई बॉन्ड बाय स्नैचिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। पूरी तरीके से खींच नहीं पाएगा क्योंकि यार ये इसके साथ सिग्मा से बॉन्डेड है, ये कहां से तोड़ने देगा उसको। लेकिन अटेम्प्ट तो लेगा ना, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, उसको खींचेगा। इस अट्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब बताओ, ये जो अट्रैक्शन है सिग्मा के घूमने से तो अलग है ना, इसलिए मैंने बोला हाइपर अलग होता है, इंडक्टिव अलग होता है। इज दैट क्लियर? ये एक अटेम्प्ट है पाई बॉन्ड बनाने का। बल्कि जब बोला जाता है कि यार इसको नॉर्मल तरीके से दिखाओ ना, तो हम ऐसे दिखाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 इलेक्ट्रॉन था इसके पास, ये कार्बन हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट हुआ, इसने इसको खींच लिया अपनी तरफ। इलेक्ट्रॉन इधर से इन दोनों के बीच में खिंच रहा है, किसका लॉस हुआ, धोखा किसको मिला, एच को। वो बेचारा H प्लस रह गया और ये दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बन गया। ये जो सिग्मा था वो इनके बीच में पाई। अगर मैं बोलूं कि इसको एकदम एक्सट्रीम केस इमेजिन करो, तो क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इनके बीच में शेयर्ड थे, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इनके बीच में शेयर्ड हो गए और पी एंड पी के बीच में पाई बॉन्ड जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। एंड लॉस किसका हुआ, एच का। तो एच को कैसे दिखाएंगे, ये इसलिए बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बदल रहा है। जो इलेक्ट्रॉन पहले इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब इधर हो गया है। जो इधर डिस्ट्रीब्यूशन था वो किधर हो गया है, इस साइड हो गया है। यहाँ पे रेजोनेंस में यही तो होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अलग, स्केलेटन जैसा है वैसा ही है। अभी भी एच यहीं पड़ा है, बस प्लस चार्ज के साथ। ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग है, ये इसका एक्सट्रीम वर्जन है दिखाने वाला, कि अगर तुम मान लो आइडियली ऐसा हो पाता कि इलेक्ट्रॉन खींच पाता तो ऐसा दिखता, बट रियलिटी में क्या है, जस्ट अ पार्शियल अट्रैक्शन ओनली, इसके अलावा और कुछ नहीं। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन का जस्ट एक पार्शियल, कौन से इलेक्ट्रॉन का, पड़ोसी वाले कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड का, सी एच बॉन्ड। अब क्वेश्चन ये आता है, ये अट्रैक्शन अच्छा करने के लिए बगल वाले कार्बन यानी पड़ोसी वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए। आंसर, ऐसा होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन जिससे ये इनके बीच में डिस्टेंसेस कम से कम हो। डिस्टेंस बढ़ गया तो यार अट्रैक्शन वीक पड़ जाएगा। एंड डिस्टेंस कम करने के लिए एंगल क्या होना चाहिए, कम। एंगल किस में कम होगा, sp3 sp2 sp, sp3 में 109 डिग्री, sp2 120, sp तो sp2 हुआ तो भी नहीं पॉसिबल है, sp हुआ तो बिल्कुल ही चांस नहीं है। चांस किस पे डेवलप हो रहा है, बस इतना बात तुम समझ गए तो हो गया फिर काम। लिखो, ये बात लिखो, ऐसे ही दिखाओ। दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन, ये जो दिखाया है ना, ये डायग्राम अच्छे से दिखा के इसको लिख लो अच्छे से। हाँ, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हाइपर कॉन्जुगेशन को लिखोगे कैसे, वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड विथ पी ऑर्बिटल एडजेसेंट, किसके साथ, पी ऑर्बिटल के साथ, पी के साथ, या अभी अल्कीन आएगा तो उसमें पाई स्टार के साथ। लिखो, इट इज द, लिखना शुरू करो, इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ एडजेसेंट कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, या सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोलो। It is the delocalization of adjacent carbon hydrogen sigma electron with p orbital or pi star orbital, sigma bond या sigma electron। जब बॉन्ड बोलता हूं तो उसमें इलेक्ट्रॉन ही है ना। इट इज द delocalization of adjacent carbon hydrogen sigma electron
और सिग्मा बॉन्ड विथ p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल कैसा p ऑर्बिटल? एम्प्टी हो या पार्शियली फिल्ड हो, दोनों चलेगा। हाँ जी, एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड। हाँ बेटा, तो इसीलिए तो बोल रहा हूं, तो कार्बोकेटायन के अंदर तो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। मैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन एज अ होल दिखा रहा था। ठीक है, और पाई स्टार ऑर्बिटल। देखो इसमें जो तीन वर्ड मैंने लिखवाए तीनों के लिए अलग अलग स्पीशीज हैं। जैसे एम्प्टी पी लिखवाया वो किसके लिए है? कार्बोकेटायन। पार्शियली फिल्ड किसके लिए है? रेडिकल्स के लिए। एंड पाई स्टार किसके लिए है? हाँ जी, अल्कीन के लिए। तो आप तीनों को अच्छे से लिख लोगे क्या? एम्प्टी ऑर्बिटल विल बी इन्वॉल्व in carbocation, hyperconjugation in carbocation. Partially filled P will be involved in hyperconjugating effect of radicals. And pi star will be involved in hyperconjugating effect of what? बोलो, अल्कीन। अब आप इसको दिखा लो बेटा, कार्बोकेटायन वाला दिखा लो कम से कम अच्छे से, ये पूरा बढ़िया से दिखा लो। क्विकली नोट इट डाउन, क्विकली नोट इट डाउन। कार्बोकेटायन के साथ एमटीपी ऑर्बिटल का देखो ना, यहाँ वेकेंट पी ऑर्बिटल है ना। एंड पार्शियली फिल्ड पी किसके साथ होगा? फ्री रेडिकल के साथ या रेडिकल के साथ। एंड किसके लिए? अल्कीन। हाँ जी, अल्कीन के साथ कौन सा आएगा? पाई स्टार। बिल्कुल कर लिया सभी ने। हाँ, ये बनाया है। अब लिख लो कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कंडीशन है? देखो ऐसे ही दिखा लो, एग्जाम में पूछेगा नहीं बहुत ज्यादा। यहाँ पे देखो प्लस हो या डॉट हो या यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन हो, यानी अल्कीन। इसके बगल वाला जो कार्बन जिसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। The alpha carbon must be sp3 hybridized with respect to carbocation, radical or alkene. देखो, the alpha carbon must be sp3 hybridized and it must have at least one carbon hydrogen sigma bond. At least one carbon hydrogen bond. कम से कम एक होना चाहिए, एक CH रहे। Alpha carbon must be sp3 hybridized or it should have at least one, बोलो, हाँ जी, वन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे इसी के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, फिर आप लोग बोलोगे सर जब बॉन्ड का ही अट्रैक्शन है तो क्यों नहीं कार्बन कार्बन का बॉन्ड, क्या प्रॉब्लम है? उसमें भी होता है, ऐसा नहीं है। बट हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन कार्बन के बॉन्ड से बेटर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, क्योंकि इसका साइज और इसका साइज पास पास है। जब तुम दूसरा कार्बन लेके आ जाओगे तो सोचो दूसरा कार्बन कितना दूर, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पूरा इतने डिस्टेंस में डिफ्यूज हो जाएगा, तो उसकी इफेक्टिविटी कम हो जाएगी दूसरे के साथ, क्योंकि इधर तो एमटीपी ऑर्बिटल इसी हाइट का है, तो 50% एफिशिएंसी कम हो जाएगी, जो कि नॉर्मल हाइड्रोजन का साइज कुछ होता नहीं है खास। तो इस वजह से कार्बन हाइड्रोजन का मोस्ट इफेक्टिव होता है, होने के लिए किसी भी बॉन्ड से होगा, कार्बन कार्बन के बॉन्ड से भी। गॉट इट? अच्छा, अब कभी क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। अब एक बात बताओ, तुम्हें कितना लग रहा है हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर? तो भाई यही था हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो हमें से दिखा रहे थे। कितना बनाया? एक बनाया, दो बनाया? बनाया एक है, लेकिन कितने लोग कह रहे पॉसिबिलिटी तीन की है? कितने लोग को दिखाई दे रहा है तीन? तीन कितने लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पे? तीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना अल्फा वाले।
और ये कोई फ्रोजन स्ट्रक्चर तो है नहीं, ये सिग्मा बॉन्ड है, इसके अबाउट घूम सकता है। तो कभी ये है, थोड़ी देर बाद ये आ जाएगा सामने, थोड़ी देर बाद ये आ जाएगा घूमते घूमते। इसमें इलेक्ट्रॉन है ही कहाँ जी? हाँ तो वही बात बोल रहा हूँ, इसके साथ इसका कॉन्जुगेशन हो या इसके साथ इसका कॉन्जुगेशन हो या इसके साथ इसका कॉन्जुगेशन हो, तो तीन पॉसिबिलिटी डेवलप हो रही है ना। इसके पी में इलेक्ट्रॉन ही कहाँ है, वही तो तकलीफ है। किससे निकल के, वही तो क्वेश्चन है। कौन से दो पी हैं? हाँ हाइब्रिडाइजेशन में चले गए ना, वो इनके बीच में शेड है यार, क्या कर रहे हो। तो समझ में आया, जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। लिखो, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। Number of hyperconjugating structure is equal to number of alpha hydrogen. So तीन अल्फा हाइड्रोजन है तो तीन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल आप लिख लो, बताओ इसमें बताते जाओ। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बताओ, 3। अगला मैं लिख रहा हूं, बताओ तो इसमें कितने हैं, बोलना मोटू, इसमें कितने हैं? देखना मोटू, जल्दी बताया यार, तुम लोग क्या कर रहे हो। इसमें कितने हैं? 4 दिख रहा है क्या? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, अरे ये अल्फा है ना, 4 दिख रहे हैं। इधर दिख रहे हैं ना 6, 3 इधर एंड 3 इधर। इधर कितने हैं? हाँ 4 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, कितना आया 7। एक बात ध्यान रखना, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। इट इज वेरी सिमिलर टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। greater the number of hyperconjugating structure, greater will be the stability of, जहां जहां ये मिलता है, कार्बोकेटाइन का भी स्टेबिलिटी बढ़ेगा, रेडिकल्स का भी बढ़ेगा, एंड अल्कीन का भी स्टेबिलिटी बढ़ता है। greater the number of hyperconjugating structure, greater will be the stability, greater will be the stability। तो अगर कभी आपसे पूछे कि भाई इनको रिलेटिव स्टेबिलिटी बताओ, इनमें कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आंसर है ये ऑर्डर आएगा। सुनो, मतलब 7 वाले का सबसे ज्यादा, फिर 6 वाले का, फिर 4, फिर 3, ऐसा करके। अब आप बना लेना इसको, अगर एबीसीडी लिख दूं मैं, तो सबसे ज्यादा कौन सा हुआ? डी, फिर कौन सा हुआ? बी, फिर कौन सा है? सी, फिर कौन सा है? ए। अच्छा मेरे को बताओ, इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, जल्दी बोलो। 0। हाँ बिल्कुल, सबसे घटिया स्टेप, ये मिलता ही नहीं है नेचर में, ये कभी बनेगा ही नहीं, एक भी स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है इसके अंदर, तो ये नहीं मिलता है नेचर में, ठीक है। अगला लिखो, हाइपर कॉन्जुगेटिंग। बस ये तीनों के डायग्राम्स बनवा के फिर छोड़ देता हूँ, इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। लिखो, इसको नोट करो। कर लिया बेटा? क्या हुआ?
लिखो हाइपर कॉन्जुगेशन इन रेडिकल्स। कैसे दिखाएंगे? देखो ध्यान से। हाँ बच्चों ध्यान दो इधर, बिल्कुल बात नहीं। यहां देखो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है समग्र? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए तो बताओ इसका जो अट्रैक्शन है बगल वाले हाइड्रोजन के साथ ये कम होगा कार्बोकेटाइन के कंपैरिजन में, या ज्यादा होगा? कम होगा। यानी सबसे पावरफुल हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट कहां मिलता है? यस यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये दिमाग में अच्छे से बिठाना है, आगे इसका यूज आएगा। तीनों जगह हाइपर कॉन्जुगेशन है, बट सबसे ज्यादा पावरफुल हाइपर कॉन्जुगेशन कहां है? कार्बोकेटाइन में, क्योंकि यहाँ प्लस है। वो पॉजिटिव की वजह से इसको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी सबसे स्ट्रांग है इसकी। रेडिकल है, इस पे कोई चार्ज है नहीं, इसकी अट्रैक्टिंग एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो आप कहोगे चलो ठीक है, ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन। हाउ टू रिप्रेजेंट दिस? वेरी सिंपल। बताओ मैंने उसमें कैसे किया था। 7 इलेक्ट्रॉन, इसको कितने चाहिए? तो बताओ इसको एक है, इसका एक मिल जाए तो ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे ना। अरे एक तोड़ने के लिए कितने लोग करे? फिर हाफ एरो लेके आओ सर। फुल एरो का मतलब तो होता है पूरा इलेक्ट्रॉन लेके आ दे। हाफ एरो का मतलब बेसिकली इसका इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ दिया। ठीक है भाई तू खुश रहे, मैं अभी बॉन्ड किसी और से बनाऊंगा। CH2, दिस इज व्हाट half arrow. Be careful. Half arrow is very very important because half arrow का मतलब out of the two shared electron only one electron is coming and forming a bond with this. One is staying here only, इसलिए H को इस बार प्लस नहीं डॉट दिखाए। ठीक है, रिप्रेजेंट करो, खत्म। खत्म करो, इसके बाद अल्कीन वाला देख लेते हैं, फिर छुट्टी है तुम्हारी। जल्दी करो। हाफ एरो का मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन टूट करके आया होगा। ठीक है, ओनली एक इलेक्ट्रॉन। जैसे ये देखो, हाफ एरो का मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे ए बी है। अब एक बॉन्ड होता है कि मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन को इस तरह से अरेंज करूं कि ये प्लस और ये माइनस बन जाए। कहने का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके सर पे डाल दिया। तो ये कंप्लीट एरो का मतलब बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर माइग्रेटेड टू वन एटम। और हाफ एरो का मतलब होता है कि भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा, मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाऊं, ऐसा। अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चले जाए बॉन्ड में, तो उसको बोलते हैं हाफ एरो रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे बस वही हुआ है कि ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लाके इसके साथ शेयर कर लिया तो पाई बॉन्ड बन गया, और इसका इलेक्ट्रॉन इसी के पास रह गया तो इसलिए डॉट लगा दिया। समझ में आया? दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन इन रेडिकल्स। ओके, बोलो। यहाँ पे भी कहानी वैसे ही, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप बता सकते हो कि CH3 डॉट से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, और इससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 3 डिग्री। अरे बोलो ना, ये 3 डिग्री रेडिकल है ना, और ये कौन सा है? 2 डिग्री रेडिकल। क्या समझ में आ रहा है? क्यों 2 डिग्री रेडिकल है? क्योंकि जिसपे डॉट है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, और ये मिथाइल रेडिकल है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? ऐसा। अगर 1 डिग्री बीच में रहता तो 1 2 एंड 3 आता है, ऐसे करके। समझ में आया? सेम रीजन, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल बी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन है तो कार्बोकेटाइन का, रेडिकल है तो रेडिकल का। हाँ, तो बस रिलेटिव स्टेबिलिटी लिख करके इसको नोट कर लो। एंड आंसर किस पे बेस्ड है? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ, जो कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के ही बराबर है। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स। यहाँ बीच में चाहो तो 1 डिग्री लिख सकते हो, 1 डिग्री रेडिकल। 1 डिग्री क्या होता है जी? हाँ, ये 1 डिग्री है। सो मिथाइल से ज्यादा 1 डिग्री, 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री।
चलो लास्ट लिखो, हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन। हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन। हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन। देखो जी, ध्यान से देखो, ये जो सी एच का बॉन्ड है और अल्कीन में क्या होता है, अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी समझते हो तो आपको पता है कि जब दो पी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो दो तरह के यहाँ पे ऑर्बिटल क्रिएट होते हैं। वन इज नोन एज पाई, अदर वन इज नोन एज पाई स्टार। कुछ आ रहा है जिंदगी में समझ? ये पाई स्टार है और ये क्या है, पाई, एंटी बॉन्डिंग। तो बेटा पाई के अंदर तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है क्योंकि वो फिल्ड है, ये पाई यहाँ पे फिल्ड है। एम्प्टी कौन है यहाँ पे, पाई स्टार। तो आप ऐसे दिखाओगे दिस इज पाई स्टार, और ये इलेक्ट्रॉन इनके बीच में अट्रैक्शन को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट। ध्यान देना, आईआईटी जेई ने इस पे एक बारी क्वेश्चन पूछा था कि भाई इसमें आखिर कौन सा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा इज कॉन्जुगेटिंग एंड फॉर्मिंग पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेटिंग विथ पाई स्टार ऑफ सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। पाई स्टार, पी ऑर्बिटल नहीं है यहाँ पे, क्या है, एम्प्टी पाई स्टार। तो बस अब यार ये उठ के यहां जाएगा। बताओ अगर तुम पाई स्टार के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करोगे तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, पाई। अरे पाई में दो इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में भी दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो पाई का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, जीरो। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई टू। तो बस ये गायब हो जाएगा, जैसे ये इसमें आया ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये टूट करके कहां गया, इसके सर पे, बगल वाले के सर, इसके इसके बीच का पाई बॉन्ड टूटा और ये इसके पास चला गया। इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन गए, दो, एक इसका खुद का था, एक दूसरे का, दूसरे की वजह से नेगेटिव चार्ज। और इस भाई साहब का कुछ नहीं हुआ क्योंकि एक बॉन्ड आया और एक चला गया, तो नेट कोई चेंज नहीं आया। लॉस किसका हुआ, किसको धोखा मिला, हाइड्रोजन ही बेचारा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है हर बारी, H प्लस, क्योंकि इसी का तो इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गया, हाइड्रोजन का लॉस हुआ। तो नेट चार्ज देखो यहाँ पे देखो नेट चार्ज, और यहाँ पे देखो नेट चार्ज, दोनों जीरो है। तो आप ध्यान देना, ऐसे एरो करके हम दिखा दें, ठीक है। और हमेशा दो स्ट्रक्चर के बीच में से डबल साइडेड एरो बनाना, एरो बनाना है डबल साइडेड, ये रेजोनेंस दिखाने का तरीका होता है। इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है ये, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स which are not real actually, resonance structures are hypothetical only। हम बताएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, बहुत सारी तुम्हारी भी चीजें रियल नहीं, हाइपोथेटिकल है। नोट कर लिया सबने, करो। तो इसी के साथ कहानी मैं खत्म करता हूं आज का बेटा। अब अल्कीन की स्टेबिलिटी एंड उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा। दैट्स ऑल एवरीवन फॉर द क्लास।